नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा द्वंद्ववाद का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायलेक्टिज्म। डायलेक्टिज्म का तात्पर्य है द्वंद्व, संघर्ष। आज हम इसका अर्थ और परिभाषा की से विस्तार से चर्चा करेंगे। द्वंद्ववाद अंग्रेजी के शब्द डायलेक्टिक्स का हिंदी रूपांतर है। डायलेक्टिक्स इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण है द्वंद्ववाद। अंग्रेजी में यह शब्द किससे लिया गया? लैटिन भाषा से आया है और लैटिन भाषा में ग्रीक भाषा के डायलेक्टिक लैटिन भाषा में ग्रीक भाषा के डायलेक्टिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ करना अर्थात वाद विवाद करना अथवा तर्क वितर्क करना। ये मुख्य रूप से डायलेक्टिकल या डायलेक्टिक का अर्थ है। शास्त्रार्थ करना, वाद विवाद करना और तर्क वितर्क करना। अब इसका हम जो प्राचीन व्याख्या करें, इसकी ऐतिहासिक व्याख्या करें इसकी, तो प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग तर्क वितर्क करने के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में विरोधों को स्पष्ट करना तथा उसका समाधान करना था। इस प्रकार से बातचीत करके आपस में शास्त्रार्थ करके सत्य तक पहुंचने की विधि को हम क्या कहते हैं? द्वंद्ववाद कहते हैं। क्योंकि जब तक तर्क नहीं होगा तो दिशा नहीं होगी, तर्क नहीं होगा तो विज्ञान नहीं होगा। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने से ऐसा क्यों होता है? तो इस तरीके से इसको हम शास्त्रार्थ भी कह सकते हैं, या हम तर्क भी कह सकते हैं, या वाद विवाद भी कह सकते हैं, और सत्य तक पहुंचने की विधि को के रूप में द्वंद्ववाद को एक आधार के रूप में मानते हैं। प्राचीन काल में विद्वानों का यह मत था कि किसी भी प्रकार के विचार में विरोध प्रकट करना ही सत्य तक पहुंचने का श्रेष्ठ मार्ग है। जब तक कोई भी चीज में विरोध नहीं आएगा, उसमें निखार नहीं आएगा, और जब तक निखार नहीं आएगा तो हम श्रेष्ठ यानी सत्य तक पहुंच नहीं सकते। तो सत्य तक पहुंचने का श्रेष्ठ मार्ग था द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद को परिभाषित किया जा सकता है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई विद्वानों ने इसके परिभाषित किया है। अब हम यहाँ पर द्वंद्ववाद के चिंतन की एक प्रणाली है, जिसका प्रयोग प्रकृति के विकास को समझने के लिए किया जाता है। क्या है? चिंतन की प्रणाली है। द्वंद्ववाद क्या है? चिंतन की प्रणाली है, जिसका प्रयोग प्रकृति के विकास को समझने के लिए किया जाता है। और विद्वानों का मानना है कि प्रकृति का विकास प्रकृति में विद्यमान विरोधी शक्तियों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अब यहाँ पर हम हीगल का द्वंद्ववाद, हीगल डायलेक्टिज्म, क्योंकि जो द्वंद्ववाद का जो मूल फाउंडर है वो है हीगल, और हीगल से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा सीखी है। तो जिस प्रकार से हीगल के द्वंद्ववाद का प्रभाव मार्क्स पर पड़ा, तो मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा हीगल से ग्रहण की। उसी प्रकार से हीगल ने किससे सीखी? हीगल ने फिक्टे से द्वंद्ववाद की अवधारणा
ग्रहण की। फिक्टे का मत है कि प्रत्येक तर्क की 3 अवस्थाएं होती है। कोई भी तर्क होगा उसकी 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम वाद, द्वितीय प्रतिवाद और तृतीय संवाद। हीगल ने फिक्टे के द्वंद्ववाद को आगे बढ़ाया और हीगल ने मानव को समझने के लिए द्वंद्ववाद का उपयोग किया। हीगल इतिहास में विकास के सैद्धांतिक अध्ययन से संबंधित थे। हीगल ने तर्क की द्वंद्वात्मक व्यवस्था को स्पष्ट किया और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया। हीगल की मान्यता कि विश्व की प्रकृति गतिशील है और ये निरंतर प्रवाहमान है। हीगल की मान्यता थी कि विश्व की प्रकृति को समझने के लिए समझना है तो इसे विकास की प्रक्रिया द्वारा ही समझा जा सकता है। ये विकास क्रमबद्ध, क्रमिक और द्वंद्वात्मक क्रम से होता है, जो सीधी रेखा में नहीं वरन टेढ़े मेढ़े रूप में भी होता है, जिसको हम कहते हैं लाइनर चेंज एंड साइक्लिक चेंज। तो ये कहते हैं कि टेढ़ी मेढ़े रूप से भी होता है। हीगल इसी विकास की प्रक्रिया को द्वंद्व के रूप में मानते हैं। और जो इन्होंने सामाजिक विकास का सूत्र दिया, फिक्टे ने और हीगल ने और मार्क्स, इन तीनों ने इसी वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो प्रक्रिया के माध्यम से ही मार्क्स आगे जाके एक साम्यवाद की कल्पना और करता है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से चौथी व्यवस्था डेवलप होती है, वो आती है साम्यवाद, इक्विलिटी की बात। तो यहाँ पर हम हीगल के जो द्वंद्वात्मक है उसके बारे में हमने आपको ये चीजें बताई। और हीगल कहता है परिवर्तन मात्रात्मक से गुणात्मक होता है तथा परिवर्तन की गति विरोधों के संघर्ष पर आधारित होती है। अब हम हीगल के इन्हीं सूत्रों और नियमों क्रम आगे करेंगे। हीगल के द्वंद्वात्मक की प्रमुख विशेषताएं। हीगल के द्वंद्ववाद की जो पहली विशेषता है वो निरंतर विकास। हीगल की मान्यता थी कि मानव समाज का विकास निरंतर होता है, विकास कभी रुकता नहीं। ये हीगल की द्वंद्ववाद की पहली विशेषता है। दूसरी है संघर्ष और द्वंद्ववाद। हीगल का मानना था कि घटना प्रवाह को एक विशेष दृष्टि से देखते हैं हीगल, और उनका मानना है कि संसार की प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु आवश्यक होती है। पहले वाद होता है, थीसिस, और फिर प्रतिवाद होता है, एंटीथीसिस उत्पन्न होता है। इसके बाद वाद और प्रतिवाद संघर्ष से तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसका समवाद, सिंथेसिस कहते हैं। तो ये संघर्ष और द्वंद्ववाद हीगल ने इस तरीके से बताया। हीगल की मान्यता है कि साम्यवाद में वाद, प्रतिवाद दोनों की ही विशेषताओं का समावेश होता है। समवाद का विकास का अगला जो चरण होता है, जो स्वयं में एक नई परिस्थिति भी है समवाद, क्योंकि वाद और प्रतिवाद के परस्पर संघर्ष का परिणाम है। इसलिए ये पूर्व के वाद और प्रतिवाद की अवस्था से अधिक उन्नत होती है। ये संवाद की अवस्था अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती और विकास के क्रम में कुछ समय बाद ये संवाद स्वयं एक वाद का रूप धारण कर लेता है। और जब संवाद एक वाद का रूप धारण कर लेता है तब धीरे धीरे इसी में से इसके विरोधी तत्व बढ़ते हैं और प्रतिवाद का रूप धारण कर लेते हैं। इस वाद और प्रतिवाद में पुनः संघर्ष प्राप्त होता है और इन दोनों के संघर्ष से पुनः एक तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसे नवीन संवाद कहते हैं। ये नवीन संवाद पहले वाले संवाद से अधिक विकसित होता है और उच्च कोटि का होता है। हीगल का कथन था कि विकास का ये क्रम वाद, प्रतिवाद और संवाद तथा पुनः संवाद और एक वाद बन जाता है और इसके विरुद्ध में प्रतिवाद जन्म लेता है, संघर्ष होता है, नवीन संवाद उत्पन्न लेता है। तब तक चलता रहता है जब तक विश्व अथवा समाज
विकास की पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंच जाता। आपने ये भी कहा है कि इस क्रम में विश्व निरंतर गतिमान रहता है, इसका कारण विकास होता रहता है। तो ये कहते हैं कि जब संवाद आता है तो वापिस कालांतर बाद में वाद आ जाता है, वाद के बाद प्रतिवाद आ जाता है, फिर संवाद आ जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि ये पूर्ण विकास, समाज विकास की पूर्ण अवस्था न आ जाए। इसके बाद में तीसरा दिया गति, यानी विरोधों के संघर्ष पर आधारित। हीगल ने द्वंद्ववाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम ये भी बताया है कि विकास की गति इस तथ्य पर आधारित होती है कि विरोधी तत्वों का आंतरिक संघर्ष कैसे है। आपका ये मत है कि विरोधी तत्वों का आंतरिक संघर्ष विकास एवं गतिशीलता का प्रमुख कारण है। हीगल की मान्यता है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु में विरोधी तत्व और गुण विद्यमान होते हैं, जिस पर परस्पर संघर्ष होता रहता है। ये हीगल कहता है कि यदि संघर्ष नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए ये तीसरी अवधारणा को मानते हैं कि संघर्ष भी एक विकास की प्रक्रिया का आधार होता है। फिर पांचवा बताता है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, चेंज फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। हीगल ने द्वंद्वात्मक का महत्वपूर्ण नियम मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन बताया है। आपकी ये मान्यता है कि जब वाद प्रतिवाद में संघर्ष होता है और उसके परिणाम समाज के रूप में परिवर्तन सामने आता है, तो ये परिवर्तन उन्नत विकास की संवाद अवस्था मात्रात्मक, संख्यात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन की नहीं होता है, बल्कि ये गुणों के दृष्टिकोण से भी अधिक उन्नत होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो तो एक मात्रात्मकता के आधार पर देख सकते हैं, उसमें गुणात्मक परिवर्तन के रिजल्ट्स आते हैं। तो मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन ये भी हीगल की थ्योरी थी। फिर बता विचार, निर्णायकवाद क्या है? विचार। ये बड़ा अंतर है मार्क्स में और हीगल में, क्योंकि निर्णायकवाद जो आइडिया निर्णायकवाद है वो है विचार। हीगल की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता द्वंद्ववाद में विचार, विवेक अथवा चिंतन की प्रक्रिया प्रमुख है। इनकी मान्यता थी कि विश्व का विकास और निर्माण विवेक द्वारा होता है। आपने सभी परिणामों और परिवर्तनों का विकास का कारण विवेक को माना है। हीगल ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि विश्व का नियंत्रक और निर्णायक विवेक है। आपके अनुसार सर्वप्रथम विचारों में परिवर्तन होता है। मानव समाज की प्रगति निरंतर द्वंद्ववादी विधि से होता है। इस प्रगति के प्रमुख स्थान विचार का है। आपके अनुसार बाह्य जगत का जो भी स्वरूप है वह विचारों का ही प्रतिबिंब है। हीगल के लिए चिंतन एक स्वतंत्र कारक है, वास्तविक जगत और सृजनकर्ता और वास्तविक विचार का बाह्य रूप है। हीगल का विश्वास था कि प्रकृति और समाज का विकास निरपेक्ष विचार से ही शासित। तो कहने का तात्पर्य कि हीगल ने जो निर्णायकवाद है हीगल का वो है विचार। उन्होंने कहा कि विचार के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हो सकता है, विचार ही विश्व का निर्माण का कारक है। तो इस प्रकार से हीगल सभी परिणामों में परिवर्तनों का कारण किसको मानते हैं? विचार को मानते हैं। सभी परिणामों का निर्धारक और निर्णायक हीगल के अनुसार विचार है। हीगल मानव इतिहास की व्याख्या विचारों के आधार पर करते हैं और हीगल की मान्यता थी कि बाह्य विश्व आंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब है। मानव इतिहास में सभ्यता की प्रत्येक अवस्था एक वाद और वाद अपूर्ण अपर्याप्त विचार का सूचक है। आपका कहना है कि अपूर्णता का अर्थ विचार का डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्क्स जो कहता है कि विचार ही सबसे बड़ा मूल निर्णायक है जो सब चीजों का विकास का और एक तरीके से कह सकते हैं कि मानव इतिहास में जो भी डेवलपमेंट है, जो भी विकास हुआ है, वो एक विचार की ही देन है। इस प्रकार से हीगल का आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। हीगल के द्वंद्ववाद की व्याख्या, हीगल के द्वंद्ववाद की प्रमुख
परिभाषाएं बताई है आपको, और हीगल का द्वंद्ववाद किस प्रकार का था, और इसकी अर्थ भी हमने आपको बताया है। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।